नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज है बाजार की मंथली एक्सपायरी एफएनओ सीरीज की और हम देख रहे हैं कि बाजार में बिकवाली हावी है। 18,000 के नीचे फिसल गया है निफ्टी। करीब 170 अंकों के आसपास की हम भारी गिरावट देख रहे हैं निफ्टी में, जो कि बढ़कर अब 180 अंकों के आसपास की हो गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि चिंता थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार दूसरे दिन हम तेज सेल ऑफ देख रहे हैं और इस वक्त निफ्टी बैंक करीब 700 अंक गिरकर ट्रेड कर रहा है। 42,000 के स्तर को बचाने की कोशिश है। सभी के सभी 12 शेयर निफ्टी बैंक के लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो अडानी पोर्ट आज निफ्टी का टॉप लूजर है और हम देख रहे हैं कि शेयर ये करीब 5% नीचे कारोबार कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस पर भी दबाव है, 2% ये शेयर नीचे। एसबीआई में भी हम देख रहे हैं कि आज 2.5% के आसपास की कमजोरी है। तो बैंकिंग स्टॉक्स भी कमजोर हैं और न सिर्फ सरकारी बैंक बल्कि प्राइवेट बैंकों में आप देखिए एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लगातार 6 दिन चढ़ा था एचडीएफसी बैंक और आज हम देख रहे हैं कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और ट्विन उसका एचडीएफसी लिमिटेड, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आज 1.5% के आसपास की कमजोरी है। तो क्या मंथली एक्सपायरी के दिन जो बाजार गिरा है, क्या आज के दिन, आज के सत्र में यह कमजोरी अभी और बढ़ेगी? एक्सपायरी कौन से स्तर पर होगी ये भी जानेंगे। अपने एक्सपर्ट्स का एक पोल भी आगे आपके लिए लेकर आएंगे और अपने जो तमाम एक्सपर्ट्स उनसे समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या बजट में एंट्री लेने के लिए आज का करेक्शन मौका देगा या फिर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ये भी जानेंगे। आपको आज गाइड करने के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स का आशीष माहेश्वरी और एंजल वन की स्नेहा सेठ का स्वागत करेंगे। आशीष जी, स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्नेहा, आपसे पहला सवाल। निफ्टी हम देख रहे हैं कि 18,000 के नीचे है, आज तेज सेल ऑफ है और हार्डली 3 या 4 शेयर निफ्टी में है जो हरे निशान में है। आज की स्नेहा आप रेंज क्या देख रही हैं और एक्सपायरी आपको क्या लगता है कौन से स्तर पर होगी? आज के दिन आप जिस तरह की करेक्शन देख रहे हैं दैट इज बहुत ही मैसिव दिख रहा है। और अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है करके कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ही रहे तो बेटर है। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर आप देखें तो आईवीज थोड़े नीचे थे, बट अभी आज के दिन आप स्पेशली देखें तो आईवी शूट अप हो गया नियरली 7%। तो मुझे लग रहा है कि आईवीज यहाँ से और बढ़ते ही जाएगा और रिसेंटली जो हमने 15-16 के लेवल्स देखे थे उसके ऊपर भी जाने के चांसेस है। तो अभी ट्रेडर्स के लिए जिस तरह की मार्केट एक रेंज में ही है ओवरऑल, 17,800 ऑन दी लोअर साइड, ऑन दी हायर साइड 18,200-250। तो ये एक रेंज है। आई थिंक इसके बाहर जब भी ट्रेड होता है तभी ही कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज इस बीच में इंडेक्स में ट्रेड ना ही करें तो बेटर है, स्पेशली रिटेल क्लाइंट्स के लिए। और फोकस करना है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा अभी के लिए। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहिए। बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं कि खतरा थोड़ा सा बढ़ गया और अब 1% से ज्यादा की गिरावट हो गई है निफ्टी में और इससे ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में, जो कि है 1.5% के आसपास की। तो बैंकिंग स्टॉक्स का मूड कुछ ज्यादा खराब हो रहा है। अब 42,000 के आसपास अब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। 750 अंकों की गिरावट है और कल के सत्र में भी हमने कमजोरी देखी थी। आज ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत बाजार के लिए बहुत ही खराब हैं। हम देख रहे हैं कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 4 गिरने वाले शेयर हैं और यही स्थिति आपको आज दिखाई देगी एनएसई पर, बीएसई पर सेम सिचुएशन आपको दिखाई देगी। एफएनओ में अगर देखेंगे तो वहां पर ज्यादा सीवियर स्थिति है। सिर्फ 5 शेयर ऐसे हैं जो आज हरे निशान में हैं और अब ज्यादातर शेयर आज लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिया विक्स, जो कि वोलेटिलिटी का एक इंडिकेटर है, वहां से थोड़े संकेत अब गंभीर हो रहे हैं। 7% के आसपास का उछाल है, 15 के आसपास के स्तर हम इस वक्त देख रहे हैं। चलिए अपने अब दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहले दर्शक को जोड़ेंगे। जयपुर से आनंद कुमार हमारे साथ हैं। आनंद, नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? सर हेलो जी हाँ सर, मैंने 92 पे 1000 शेयर लिए हैं सेल के। 92 रुपए के भाव पर 1000 शेयर हैं सेल की। आज हालांकि गिरावट है इसलिए आपका भाव नीचे दिखेगा, लेकिन 90 रुपए के आसपास अभी भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, क्या व्यू होगा आपका मेटल स्टॉक्स पर? क्योंकि हमने देखा था कि चाइना से जब रीओपनिंग वाले संकेत आए तो थोड़े से चलने की कोशिश हुई थी। कहीं ना कहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर उम्मीद है कि डिमांड बढ़ेगी। सेल आपको लगता है कि बल्कि एवरेज करना चाहिए, थोड़ा नीचे गिरे तो?
जी सबसे पहली बात तो ये कि मेटल स्टॉक मुझे ऐसे अच्छे नज़र आते हैं क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट्स जो दोबारा से खुल गया है और क्योंकि उस पे जो ड्यूटीज़ हटा दी गई हैं, तो उसका काफ़ी बेनिफिट इन कंपनियों को मिलने वाला है। दूसरी बात ये कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो नंबर्स आएँगे ये अच्छे नहीं रहेंगे बट जो मार्च क्वार्टर रहेगा वहाँ काफ़ी अच्छे नतीजों की उम्मीद है क्योंकि जो स्टील का प्राइस का रियलाइज़ेशन का इफ़ेक्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा प्लस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट में डिप आया है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि 86-87 के आसपास सेल में बिल्कुल आप एवरेज कर सकते हैं और यदि 6 महीने का तक होल्ड करेंगे तो ₹100 के प्राइस टारगेट आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो बने रहें और एवरेज करें। ठीक है, बने रहने की सलाह है, एवरेजिंग की भी सलाह है सेल के शेयर में। पॉजिटिव है आशीष जी इस सेक्टर को लेकर। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से सोमनाथ यादव हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल रामकृष्णा 4 के ऊपर है। आपने कब लिए शेयर सर ये? हाँ, आपने शेयर कब खरीदे ये सर लगभग 6-7 महीना पहले है। 6-7 महीने पहले शेयर खरीदे और हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें तेज़ी का एक दौर है और जो फोर्जिंग वाली जो कंपनियां हैं वहां पर कहीं ना कहीं हम अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आई है। अविनाश जी आपसे आशीष जी आपसे ही व्यू लेना चाहेंगे रामकृष्ण फोर्जिंग पर। निवेश को बनाए रखें, ठीक होगा ये? जी, मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल बने रहें। आपने अच्छा स्टॉक आइडेंटिफ़ाई किया है और यदि मार्केट कैप वाइज़ देखें तो 4,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप कंपनी है और 200 करोड़ से ज़्यादा का कंसिस्टेंटली वो का जो अर्निंग है वो कर रही है। प्लस जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो भी ऑटो एंसिलरी कंपनियाँ हैं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी रामकृष्ण फोर्जिंग में बने रहे। मेरा लक्ष्य अगले 1 साल का इसके लिए करीब ₹350 का रहेगा। भी बने रहने की सलाह है। अगले 1 साल के लिए ₹350 का लक्ष्य। ₹200 के स्तरों से हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी है। आज भी ये शेयर मजबूत है कमजोरी वाले बाजार में भी। पंजाब से रमन हमारे साथ हैं। रमन नमस्कार सर, कौन सा शेयर आपके पास है? सर वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया। ओहो, 50,000 शेयर हैं 12 के बाद में। 50,000 शेयर। रमन जी ये आपने कब लिए शेयर, ये किसकी सलाह पर लिए और आपने क्या सोचा था? सोचा ये था टेलीकॉम का शेयर है, चलेगा, एक तीसरी कंपनी सरवाइव करेगी। ठीक है, चलिए सोच आपकी ठीक थी और हमने देखा था कि सरकार की तरफ से भी इस तरह के बयान आए थे। कंपनी ने भी कमिटमेंट अपनी जाहिर की थी कि भारत में ऑपरेशंस चलाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं और विदेशी प्रमोटर जो है वोडाफोन पीएलसी या फिर यहाँ पर इनका जो देसी प्रमोटर है वो भी इसमें पैसे डाल रहे थे, आदित्य बिरला ग्रुप। लेकिन ये शेयर चला नहीं और आपको देखिए भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि आपने बड़ी क्वांटिटी में ये शेयर खरीदा है। इस पर भी आपसे ही राय लेना चाहेंगे आशीष जी। वोडाफोन आइडिया पर आपका क्या व्यू होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए अब अगली जो जंग है वो 5G की है और 5G की अगर बात हो रही है उसमें वोडाफोन का नाम आ ही नहीं रहा है क्योंकि दो बड़े प्लेयर जो डोमिनेंट हैं जियो, भारती एयरटेल, उन्हीं के बीच पूरी की पूरी जंग है और कई सारे सर्किल से बाहर हो गई। तो ना सिर्फ बिजनेस सिमट रहा है बल्कि आगे के प्रॉस्पेक्ट्स भी कहीं ब्राइट लग नहीं रहे वोडाफोन आइडिया के। अब तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत इसमें बने रहना चाहिए, कुछ उछाल आए तो निकलना चाहिए, या फिर जो भाव हैं अभी शायद और नीचे जाने की आशंका है आपको? नहीं, मेरी तो निकल जाने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर शो में निवेशकों के सवाल आते रहते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर और मेरी सलाह एक ही रहती है कि इस स्टॉक में बाय ना करें और निकल जाएं क्योंकि आप समझिए 32,000 करोड़ से ज्यादा की उनका शेयर कैपिटल है। तो आप इमेजिन करिए कितने शेयर्स इस कंपनी के मार्केट में रहेंगे और 75% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में और करीब 23% होल्डिंग इसमें रिटेल जनता के पास में। तो बहुत क्वांटिटी में स्टॉक है प्लस कोई ग्रोथ नहीं है, नंबर्स उनके हमेशा डिक्लाइन हो रहे हैं और यदि सरकार ने अपनी इक्विटी जैसे ही कन्वर्ट किया इस पे तो इनफैक्ट इक्विटी का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि सस्टेन करना काफी मुश्किल है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की और चूंकि आपको 50% का यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैं दूसरा स्टॉक रिकमेंड करता हूँ आपको जहाँ आप बाय कर सकते हैं और अगले 2 साल का जो लक्ष्य है मेरा उस स्टॉक में यहाँ से डबल का रहेगा। तो वो है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। इस स्टॉक को 640 रुपए के आसपास आप बाय कर सकते हैं और 2 साल का लक्ष्य इसमें करीब 1,200 रुपए का
बिल्कुल यहाँ मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लग्जरी कार की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, जो कार डीलरशिप कंपनीज हैं, तो नई कार सेल्स और आफ्टर सेल्स का मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। और एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, 2,500 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रहा है। और मुझे लगता है कि लग्जरी कार्स का जो सेगमेंट है उसमें बहुत ग्रोथ है आगे जाकर। तो 2 साल का यदि लक्ष्य रखेंगे तो एटलीस्ट आपका वोडाफोन आइडिया का लॉस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लैंडमार्क कार्स हाल की ही लिस्टेड कंपनी है और अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी में और इस पर आप भरोसा कीजिए। वोडाफोन आइडिया से निकल जाने की सलाह है। नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये शेयर आपके नुकसान की भरपाई कर देगा। मुंबई से शिवाजी हमारे साथ हैं। शिवाजी नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी। मेरे पास सर AWL के 400 शेयर है सर। तो 400 शेयर भाव अदानी पावर AWL, तो सर मैं क्या इसमें बने रहूं या मतलब एवरेज करके मतलब साथ रहूं उसके? 650 के भाव पर हैं, 450 शेयर 550 रुपए के आसपास का भाव है। और आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ अडानी विल्मार बल्कि अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स आज भारी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। चाहे वो अडानी पोर्ट्स हों जो कि निफ्टी का टॉप लूजर हैं, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर, अडानी गैस, ये सारे शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे व्यू चाहेंगे आशीष जी इस पर। हम देख रहे हैं कि आज तो सारे के सारे शेयर गिर रहे हैं और आज से जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए, एंकर निवेशकों के लिए आज से FPO खुल भी गया है, आज से वो बोली लगा पाएंगे। लेकिन ये अडानी विल्मार पे पहले राय दीजिए, इसमें क्या करना चाहिए? इनके भाव से 100 रुपये नीचे है, ये निवेशित करें, निवेशित रहें या फिर ये गिरावट और एवरेज कर लें? क्या सलाह होगी आपकी सर? नहीं, एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरेज कर करके मैक्सिमम इसमें जो स्टॉक है वो रिटेल पर ट्रेडर्स के पास में या आम जनता के पास में पहुंच गया है। क्योंकि आप देखें 70,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, जबकि आप नंबर 1 प्लेयर है FMCG सेगमेंट में टर्नओवर वाइज, तो भी 1-1.5% की सिर्फ होल्डिंग है इंस्टीट्यूशन। तो टिपिकली जो जनता है या रिटेल ट्रेडर है वही इस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो जिसकी इम्पैक्ट कॉस्ट हमें काफी देखने को मिलती है जब भी मार्केट खराब होता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से निकल जाएं। इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो JBM ऑटो या टाटा मोटर्स, इन दोनों स्टॉक में से किसी भी स्टॉक में आप निवेश करते हैं। दोनों फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। जैसे टाटा मोटर का बात कर भी रहे हैं कि इस क्वार्टर से वो प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, तो इन स्टॉक्स की री रेटिंग हो सकती है। बट और JBM ऑटो चूंकि EV जो बसेस का सेगमेंट है प्लस ऑटो एंसिलरी बिजनेस भी है, तो वो भी मुझे काफी स्ट्रांग यहाँ से नजर आता है। तो आपको एक कॉल लेना पड़ेगा और यहाँ लॉस बुक करके दूसरे क्वालिटी स्टॉक में शिफ्ट करना बेटर रहेगा। ठीक है, JBM ऑटो या फिर टाटा मोटर्स, ये 2 शेयर आपके लिए आशीष जी ने रेकमेंड किए हैं। लेकिन स्नेहा, आपसे जरा राय चाहेंगे अडानी पोर्ट के शेयर पर, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर पर। अडानी एंटरप्राइजेज का जो FPO है आज से एंकर निवेशकों के लिए खुल गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि FPO से पहले लगातार शेयर प्रेशर में है और आज ये करेक्शन डीप होता हुआ हमें दिख रहा है। अडानी पोर्ट पर पहले व्यू दीजिए। वहां भी हम प्रेशर देख रहे हैं। पिछले अगर हम महीने भर की बात करें तो 10% के आसपास शेयर ये स्लिप कर गया है। 820 रुपए से 720 रुपए के आसपास का शेयर रह गया है। क्या आपको लगता है कि चार्ट्स अभी वीक हैं, अभी और ये स्लिप करेगा? यहाँ से जिस तरह की करेक्शन आ रही है, लग ही रहा है कि ये करेक्ट तो हो जाएगा। और जो रिसेंटली जो हमने देखा था कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 670 680 जोन, वहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वहां जाके फिर से एक बार जिस तरह की करेक्शन है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है उसके बाद फिर से ये रिव्यू करना चाहिए। बट अभी के लिए करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 680 इनिशियली। तो आई वुड से करके किसी ने अगर शॉर्ट लिया है तो होल्ड कर सकते हैं, और किसी के अगर लॉन्ग टर्म्स के कोई कॉल्स है तो जो लेवल्स आपको मैंने बताया वहाँ पे वॉच करें। अगर वहाँ से कहीं भी थोड़ा रिस्पाई देखने को मिलता है तो वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। बट अभी के लिए वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी होना चाहिए, समवन हु इज टेकिंग फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर उनके पोजीशंस है। ठीक है, इन स्टॉक्स पर ये व्यू। आपसे आशीष जी एक राय चाहूंगा अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक पर। FPO देखिए खुल जाएगा 27 तारीख को, 27 से 31 तक ये खुला रहेगा। क्या आपको लगता है कि इसमें मौके तलाशने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि
रिटेल ट्रेडर के लिए, कोई रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत ज्यादा इसमें अप्रिशिएशन आने वाला नहीं है। ये सोवरेन जो वेल्थ फंड्स हैं या जो बड़े निवेशक हैं, उनके लिए ही ठीक रहेगा जो काफी लंबी अवधि के हिसाब से पैसा लगाते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेज में कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं है। ये आगे जाके ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करेंगे या अपना लोन्स कम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट रिटेल निवेशकों को शॉर्ट टर्म में होने वाला है या कोई ट्रिगर आने वाला है। तो यदि आपका लंबी अवधि का नजरिया है कि 3-5 साल तक आप इसको होल्ड करेंगे, तब आपको कुछ इसमें रिटर्न बनेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं कि आईपीओ में आपको एफपीओ में कोई सिग्निफिकेंट गेन आएगा। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस की एफपीओ पर आशीष जी का व्यू। चलिए छोटी सी और बढ़ गई है, निफ्टी में तकरीबन 200 अंकों के आसपास की गिरावट है और निफ्टी बैंक है करीब 800 अंक नीचे, तकरीबन 2% के आसपास की कमजोरी वहां पर है। और आज तमाम दिग्गज स्टॉक्स टूट रहे हैं और खासतौर से वो स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन ऊपरी स्तर से वहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं। एसबीआई है 3% नीचे, एलएनटी है करीब 2.5% नीचे। बैंकिंग अगर हम खेमे की बात करें तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये शेयर टूट रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में लगातार 6 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लग रही है और ये शेयर है 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन अगले दर्शक को जोड़ेंगे और आगे हम बाजार का मूड भी समझेंगे आशीष जी से, लेकिन पहले सवाल लेते हैं दर्शक का। बेंगलुरु से अनिल अग्रवाल हमारे साथ हैं। अनिल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, पतंजलि फूड और टाइटन है और रिलायंस और टाटा पावर को प्रेजेंट लेवल पे एंट्री ली जा सकती है क्या? पतंजलि फूड है और टाइटन का शेयर है, ठीक है। पतंजलि हम देख रहे हैं कि टाइटन में नुकसान हो रहा है, पतंजलि में भी इनको नुकसान हो रहा है। दोनों शेयरों में 100 से 125 रुपये प्रति शेयर का नुकसान है और घाटे में है। आशीष जी क्या भी होगा आपका पतंजलि फूड को लेकर और टाइटन को लेकर? हम देख रहे हैं कि जो एफएमसीजी वाली जो कंपनियां हैं, जो खपत वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन वाला प्रेशर है और रूरल डिमांड जो पिक करना चाहिए था वो उम्मीद के मुताबिक हुआ नहीं अभी तक। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बार इनफैक्ट और प्रॉब्लम रहा इन कंपनीज के लिए। सबसे पहले तो मॉनसून जो पीरियड था वो लंबा चला और जो विंटर भी रहा, जिन मार्केट में ऑपरेट करते हैं पर्टिकुलरली पतंजलि फूड या जैसी कंपनियां, वहाँ पे विंटर भी एक्सट्रीम रहा, तो जिसके कारण से कंजम्पशन में फर्क पड़ रहा है इन सारी कंपनीज के। तो मेरा मानना है पतंजलि फूड एक बेट है जिसपे से आप एग्जिट कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ इसके बजाय, जो आप इससे स्वैप कर सकते हैं, वो रहेगा रूट मोबाइल लिमिटेड। मेरा मानना है रूट मोबाइल के बहुत अच्छे नतीजे आए थे अभी और कंपनी का जो मुनाफा पूरे साल में 170 करोड़ रुपए का था, उसके सामने करीब 230 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी रूट मोबाइल का 9 महीनों में आ चुका है। और मेरा मानना है करीब 310-315 करोड़ का मुनाफा पूरे साल का कंपनी करेगी। तो रूट मोबाइल की पूरी री रेटिंग होगी, तो आपका जो लॉस यहाँ पे पतंजलि फूड का है वो आप रूट मोबाइल के स्टॉक में स्वैप करके निकाल सकते हैं। और जहां तक टाइटन की बात है, तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा टाइम के लिए वो करेक्शन दौर में, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस न्यू हाई पर जाने के कारण से एक उम्मीद की जाती है कि थोड़ा सा जो कंजम्पशन पार्ट है या जो सेल्स है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो परचेजेस होती हैं उसको थोड़ा सा लोग पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं। बट अल्टीमेटली स्टॉक अच्छा है और आपको इस स्टॉक में निवेशित रहने की सलाह है। अभी एवरेज ना करें बट टाइटन में बने रहें। ठीक है, टाइटन में बने रहने की सलाह है, एवरेजिंग नहीं करनी है। लेकिन जो शेयर आपके लिए सुझाया जा रहा है वो है रूट मोबाइल का। कल हमने देखा था कि नतीजे के दम पर बहुत ज़बरदस्त ये शेयर चल रहा था, 10% के आसपास की तेज़ी हमने देखी थी इंट्राडे में, और आज भी ये शेयर मजबूत है, तकरीबन 3% के आसपास की मजबूती। 4% ऊपर ये शेयर कमज़ोर बाजार में भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे अब कमोडिटी मार्केट की ABCD। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करेंगे कैस्टर कारोबार को। कैस्टर जिसे हम हिंदी में अरंडी भी यहाँ पर कहते हैं, और ये भारत सबसे बड़ा यहाँ पर उत्पादक है और भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। उसके बाद दुनिया में की बात करें तो ब्राज़ील में इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है। अगर खरीफ फसल है, जुलाई से अक्टूबर के बीच बुआई होती है, फिर दिसंबर से मार्च तक ये फसल तैयार हो जाता है और जून तक मंडियों में इसकी आवक होती है। और इसके जो अहम सेंटर है वो गुजरात के कुछ सेंटर है जहां जो इसके अहम सेंटर माने जाते हैं, जिसमें पालनपुर है, इसके अलावा कड़ी है और फिर
डीसा है, ये कुछ सेंटर है जहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन और कारोबार ट्रेडिंग यहाँ पर होता है। लेकिन अब वायदा कारोबार को समझ कि वायदा कारोबार में इसके कैसे आपको कारोबार करना है। तो ये कैस्टर का वायदा कारोबार NCDX पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग यहाँ पर होती है। अगर आप यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं तो 50 का लॉट साइज है, 5 मीट्रिक टन का यहाँ पर इसका ट्रेडिंग यूनिट है। साथ ही इसके अगर आपको प्राइस रिस्क में लगता है कि प्राइस रिस्क है यहाँ पर, कीमतों में उतार चढ़ाव है, तो वायदा के जरिए आपको जोखिम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसका वाइडर इसका इंडस्ट्रियल यूजेज है, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री में हो, केमिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो लुब्रिकेंट वगैरह के लिए हो, कई सारे इसके इंडस्ट्रियल यूजेज है। इस वजह से इसका इस्तेमाल भी होता है। और इसके अगर फंडामेंटल्स को अगर आपको जानना है तो ग्लोबल डिमांड किस तरह की, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा इंपोर्टर है, चाइना से ज़बरदस्त डिमांड रहती है, घरेलू डिमांड है, यूरोपियन यूनियन से इसकी डिमांड रहती है, तो वहाँ के डिमांड सप्लाई की सिनेरियो देखकर भी आप इसके भाव का पता लगा सकते हैं। साथ ही सरकार की पॉलिसी क्या है एक्सपोर्ट को लेकर, इस पर भी नज़र रखें, और घरेलू बाजार में किस तरह की खेती हो रही है, इसको ध्यान में रखकर आप कैस्टर में कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, कैस्टर वायदा की ABCD, कैस्टर जिसको कि हिंदी में अरंडी भी कहा जाता है, और उसकी पूरी कहानी आपको विश्व मोहन ने समझा दी है। आगे बढ़ेंगे और दीपा का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है, और इनके पास जो शेयर है वो उसका नाम है विनाइल इंडिया केमिकल। 60 शेयर हैं 457 रुपये के भाव पर। विनाइल इंडिया लेकर आएंगे स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि 400 रुपये के आसपास का इसका भाव हो गया है। केमिकल स्टॉक्स में हमने देखा था स्नेहा की सेकेंड हाफ में FY22 के पिछले साल के थोड़ी सी तेज़ी आई थी। आगे आपको क्या लग रहा है, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं विनाइल केमिकल्स के, क्या सलाह देंगी आप? आई थिंक यहाँ थोड़ा सा और करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। आई वुड से करके कि 380 385 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा होल्ड करें। अपसाइड में जब भी ये 417-18 लेवल्स क्रॉस करता है तो यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम आ सकती है। तो अभी के लिए आई वुड से करके कि थोड़ा सा वेट करिए, और स्टॉप लॉस जो आपको बताया है वो आप होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, होल्ड करके रख सकते हैं विनाइल केमिकल्स को। लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आज अडानी एंटरप्राइजेस का जो FPO है आज से एंकर निवेशकों के लिए खुल गया है, वो इसमें बोली लगाएंगी। 20,000 करोड़ रुपए का FPO है और ये देश का सबसे बड़ा FPO है। FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। लेकिन ये FPO होता क्या है, कंपनियां FPO लेकर आती क्यों हैं, इसका पर्पस क्या होता है, और IPO के मुकाबले ये किस तरह से डिफरेंट होता है, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ये सब कुछ समझाने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं एक एक्सप्लेनर लिंक लेकर। सौमित बताइए, FPO क्या होता है और किस तरह से डिफरेंट होता है IPO से? तो FPO जैसे कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। जब भी कोई लिस्टेड कंपनी पब्लिक से फंड रेज करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो एक लिस्टेड कंपनी की फंड रेजिंग फ्रॉम पब्लिक इस को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। 2 तरीके का FPO होता है, एक होता है डाइल्यूटिव, दूसरा होता है नॉन डाइल्यूटिव। डाइल्यूटिव तब होता है जब कोई फ्रेश फंडिंग किया जाता है कंपनी से, कंपनी नए शेयर्स इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को, तो उसे डाइल्यूटिव FPO कहते हैं। इसमें जो नए फंड्स वो रेज कर रहे हैं वो शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ कर सकते हैं या डेट रीपे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो नॉन डाइल्यूटिव FPO होता है उसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें अगर अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी है कंपनी में या उन्हें अपने शेयर्स बेचने हैं पब्लिक को, तो उसे नॉन डाइल्यूटिव FPO कहा जाता है। इसमें कोई भी पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, जो भी पैसा रेज हुआ जाता है वो या तो प्रमोटर्स को या इन्वेस्टर्स को मिलता है। अब अगर हम देखें तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कंपनी के लिए, अगर हम देखें तो FPO में जो शेयर होल्डर बेस है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलता है कंपनी में शेयर्स लेने के लिए। और यूजुअली हमने पास्ट में भी ये काफ़ी टाइम देखा है कि जो FPO में शेयर्स इशू किया जाता है पब्लिक को, वो यूजुअली डिस्काउंट में होता है। और FPO का एक और फ़ायदा ये भी होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि चूँकि ये लिस्टेड कंपनी है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है इस कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में। क्योंकि एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो उन्हें अपने सारे डिटेल्स पब्लिक के सामने रखना पड़ता है पहले से ही, तो ये सारे डिटेल्स हमें अवेलेबल होते हैं। अब FPO और IPO में अगर हम कंपैरिजन करें तो IPO एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक होना चाहती है तब वो IPO करती है, और FPO एक लिस्टेड कंपनी जब फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से तब वो करती है।
उसके अलावा अगर हम प्राइस देखें तो जनरली आईपीओ का जो प्राइसिंग होता है वो लास्ट रेज फंड से हायर की तरफ ऊपर की तरफ ही होता है प्राइसेस, बट एफपीओ में अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस से यूजुअली डिस्काउंट में होता है उसके प्राइसेस। अब आप रिस्क की बात करें तो आईपीओ में ज़्यादा रिस्क इसलिए होता है क्योंकि एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है उसके बारे में। बट एफपीओ के बारे में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिवली अवेलेबल होता है कंपनी के बारे में, तो एक लेस रिस्कियर मोड हो जाता है एफपीओ किसी इन्वेस्टर के लिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो आईपीओ के लिए ज़्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है और एफपीओ लॉन्च करने के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कम है। और टाइम और कॉस्ट सेविंग्स की अगर हम बात करें कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो एफपीओ के लिए टाइम और कॉस्ट काफ़ी कम लगता है किसी कंपनी के लिए, बट आईपीओ का टाइम प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और कॉस्ट भी महंगा भी पड़ता है किसी कंपनी को आईपीओ की तरह से फंड रेज करने के लिए। अब एफपीओ के अलावा भी कई और तरीके हैं फंड रेज करने के, जैसे कि क्यूआईपी हो या राइट्स इशू हो, बट क्यूआईपी और राइट्स इशू में सबसे बड़ी और एफपीओ में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एफपीओ में शेयर्स सबको अवेलेबल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, एचएनआई और पब्लिक को, बट अगर राइट्स इशू की बात करें तो उसमें सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका मिलता है शेयर्स खरीदने का वापस से कंपनी में। और अगर प्रेफरेंशियल इशू की बात करें तो उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस और एचएनआई को मौका मिलता है, ना कि पूरे पब्लिक या रिटेल शेयर होल्डर्स को। तो ये रहा पूरा एफपीओ का अंडरस्टैंडिंग और एफपीओ मार्केट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होगा उसके बाद। ठीक है, तो एफपीओ क्या होता है, आईपीओ से किस तरह डिफरेंट होता है, इसको सौमित ने आपके लिए बिल्कुल सरल सीधी भाषा में आपको समझाया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी जब शुरुआत करती है, लिस्ट नहीं होती है, लिस्टिंग के लिए वो आईपीओ लेकर आती है। एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद जो नए शेयर जो जारी किए जाते हैं वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के तहत आते हैं। तो ये मोटा मोटी फर्क है। आईपीओ में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, लेकिन एक बार कंपनी ऑपरेट करने लगती है तो उसके बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, आगे किस तरह से माहौल पैन आउट होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है एफपीओ में पैसा लगाने के लिए। और आमतौर पर देखा जाता है कि हमेशा डिस्काउंट पर ही एफपीओ आता है ताकि जो निवेशक हैं उनको थोड़ा ल्योर किया जा सके, उनको शेयर प्लेस किया जा सके। जबकि आईपीओ में क्या होता है कि जो पहले के निवेशक होते हैं जिनको शेयर जारी किए जाते हैं आईपीओ लाने से पहले, उसके मुकाबले थोड़ी सी प्राइसिंग ऊपर की जाती है आईपीओ के भाव में। इसके चलते थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एफपीओ में रुझान थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये तो आईपीओ एफपीओ क्या होता है उसके बारे में चर्चा होगी, एफपीओ को समझा दिया। लेकिन आशीष जी, आप ये बताइए कि कंपनियां ओएफएस का रूट भी लेती हैं और वो हाल फिलहाल पीछे के सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है ऑफर फॉर सेल वाला। ऑफर फॉर सेल एफपीओ से किस तरह डिफरेंट है, जरा ये बताइए आप। ठीक है, ऑफर फॉर सेल में जो एक मास पार्टिसिपेशन जो बनने का कंपनी का एक जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि जो ज्यादातर इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में एक्टिव है वो ही ऑफर फॉर सेल को यूज करते हैं। जो एफपीओ आता है तो उससे एक बहुत वाइडर पार्टिसिपेशन निवेशकों का बन जाता है, क्योंकि जितना सेकेंडरी मार्केट में लोग अप्लाई करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्राइमरी मार्केट के प्लेयर होते हैं जो सिर्फ प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरव्यू ऑफ टाइम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो यदि आपको वाइडर रीच चाहिए तो आपको एफपीओ करना ही पड़ेगा। और जिस हिसाब से यदि अडानी की बात करें तो जो साइज का इशू है, ऑफर फॉर सेल से इतने बड़े साइज के इशू भरे नहीं जा सकते। और अब उनको चाहिए कि, क्योंकि अभी आप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखें तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो काफी कम है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज में जो होल्डिंग है वो 70 से 75% प्रमोटर के पास में और 10-15% इंस्टीट्यूशन और जो रिटेल जनता है वो 5-7% ही मैक्सिमम है। तो अब कंपनी का एंडेवर यही है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन को, रिटेल रीच को बढ़ाना है, इसलिए ये एफपीओ लाया गया है। नहीं तो 20,000 करोड़ रुपए अडानी इंटरप्राइजेस के लिए वेल्थ फंड या सोवेरियन फंड से रेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मुझे लगता है कि रिटेल को और जो रिटेल को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि थोड़ा स्टॉक्स में स्टेबिलिटी भी रहे, क्योंकि आप जिस तरह से वोलेटिलिटी देख रहे हैं स्टॉक्स में बिना रिटेल के इन्वॉल्वमेंट के वो आते ही नहीं। तो यही रीजन है इस बार ओएफएस ना करके एफपीओ किया जा रहा है। ठीक है, एक और सवाल आपसे इससे जुड़ा लूंगा आशीष जी की प्रोसेस जो होता है एफपीओ का और आईपीओ का, मान लीजिए किसी को पैसे लगाने हो एफपीओ में, क्या वो सेम होता है या फिर कुछ डिफरेंस होता है उसमें? नहीं, एफपीओ और आईपीओ में प्रोसेस तो सेम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक इशू है और आम जनता के लिए
अब ये इसमें भी शेयर्स का जब 2-3 दिन पहले करीब 3450 के आसपास ट्रेड कर रहा था और डीप डिस्काउंट पे दिया जा रहा था पब्लिक को, तो आपको यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी का कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। आपको ये कि इस स्टॉक को कम दाम पे ओन करना है, तो इसलिए एफपीओ का प्रोसेस रहता है। और यदि आपको प्राइस डिस्कवरी लिए खेलना है तो आपको आईपीओ में आप निवेश करते हैं। तो प्रोसेस तो इनफैक्ट दोनों का सेम ही है। और चीज़ मान लीजिए कि जैसे कि एफपीओ आता है हमेशा डिस्काउंट पर ही आता है, 5% 10% के आसपास से डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज में हम देख रहे हैं कि रिटेल निवेशकों को 64 रुपये के आसपास से डिस्काउंट है। जो ही ऐलान होता है और जो ही तारीख आ जाती है या फिर उसके पहले भी हम देखते हैं कि शेयर थोड़ा करेक्शन वाले फेज में जाने लगता है और जो प्राइसिंग जहां पर होती है जिस बैंड में, उसके करीब आने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए कि क्या ये बेहतर रणनीति हो सकती है क्या कि जब ये प्राइस अनाउंस हो जाए आप स्टॉक से एग्जिट ले लीजिए, एफपीओ वाले रूट पे अपनाइए या फिर प्राइमरी मार्केट में वहां पे ले लीजिए, सेकेंडरी मार्केट में? जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं तो यही करते हैं कि जैसे ही मालूम था कि अडानी का आईपीओ एफपीओ आने वाला है, तब से वो फ्यूचर्स में शॉर्ट करके अपनी पोजीशन बिल्टअप कर लेते थे। तो आज समझिए लोगों ने, यदि एफपीओ जब अनाउंसमेंट हुआ था तब 3800 से आई थिंक 4000 तक का बैंड था और अब 3300 रुपए के आसपास इशू जो प्राइस आ गया है। तो यदि आपको स्मार्ट इन्वेस्टर है और थोड़ा रिस्क टेकिंग है, आपके पास में एपेटाइट है, तो हमेशा बेटर स्ट्रेटेजी रहती है जो इंस्टीट्यूशन है बेशक भी फॉलो करते हैं कि फ्यूचर में स्टॉक को आप शॉर्ट कर दीजिए और जब एफपीओ आए तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस साइज के इशू में आपको जो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो भी काफी हाई रहेगी। तो इनफैक्ट जो एचएनआई इन्वेस्टर है वो भी यही कर रहे हैं कि अडानी के स्टॉक्स को डंप करके नीचे एफपीओ में अप्लाई कर देंगे, तो आपका एक अच्छा आर्बिट्रेज का गेन भी बन जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो आप कैसे स्मार्टली एफपीओ के चलते शेयरों के मूव को कैप्चर कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, ये भी आपको हमने समझा दिया एक खास चर्चा में। आगे बढ़ेंगे, दीपक का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है और इनका सवाल है जोमेटो को लेकर। 1000 शेयर हैं 62 रुपए के भाव पर। 62 वाला शेयर देखिए इन्होंने करेक्शन पर लिया है, लेकिन अब ये शेयर हो गया है 48 रुपए के आसपास का। आज है भारी गिरावट, 10% 12% ये शेयर टूट गया था। थोड़ा संभलने की कोशिश है, फिर भी ये 7-8% नीचे है। कंपनी जो भी कदम उठा रही है वो फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं, उससे उनको ज़्यादा फायदा हो नहीं पा रहा है। आपको जोमेटो में क्या करना चाहिए आशीष जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 60 रुपए के आसपास जब ये शेयर था तो हमने एक सेगमेंट किया था कि टोमेटो का भाव जोमेटो हो गया है, अब तो 48 रुपए के आसपास का भाव हो गया। अभी और गिरेगा या फिर कोई उम्मीद है आपको? बिल्कुल, टोमेटो जिस रेट पे मिल रहा है उससे कम रेट पे अब जोमेटो का स्टॉक मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट अभी भी मेरे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि अभी जोमेटो इंस्टेंट जो उन्होंने डिलीवरी जो सर्विसेज अपनी बंद की है, तो ऐसा लगता है कि जो कैश बर्निंग वाली एक्टिविटीज है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और इनफैक्ट ब्लिंकिट भी उसी मॉडल पे है, तो आगे उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा उस पर भी थोड़ा सा सवालिया निशान हमेशा लग जाते हैं। और तीसरी बात ये कि जो न्यू जनरेशन कंपनीज है जिनके वैल्यूएशन एग्जॉर्बिटेंटली हाई है, तो वहां पर जो निवेशक हैं, पर्टिकुलरली जो एफआईआईज हैं जिन्होंने स्टॉक्स को खरीदा हुआ है, उनकी तरफ से काफी ब्लॉक के थ्रू सेलिंग हो रहा है या ओपन मार्केट में सेलिंग हो रहा है। तो जैसे हमने नाइका में भी देखा या 197 कम्युनिकेशन पेटीएम में भी देखा और वो जोमेटो में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बार्गेन हंटिंग अभी नहीं की जाए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी बाजार में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं वो वहां पर ही आपको अच्छे वैल्यूएशन पे इस करेक्शन के बाद में स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो हम क्यों इन स्टॉक्स में जो बिल्कुल 52 वीक लो के पास आ गए हैं या जहाँ कई सारी कंसर्न्स हैं या इंस्टीट्यूशन सेलिंग है, उन स्टॉक्स को हम क्यों खरीदें? ठीक है, चलिए जोमेटो को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। दरअसल जोमेटो ने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, ग्राहकों को बढ़ाने के लिए एक नया लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है, लेकिन इसके बाद हम शेयर देख रहे हैं कि क्रैश हो गया है। ब्रोकरेज हाउसेस के क्या कंसर्न्स हैं कंपनी को लेकर, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनी, पहले ये बताइए कि क्या लॉयल्टी प्रोग्राम कंपनी लेकर आई है और इसको लेकर निराशा इतनी क्यों है? एब्सोल्युटली, जोमेटो गोल्ड का कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ये लोग लॉन्च कर रहे हैं एक लॉयल्टी प्रोग्राम।
तो उसमें देखिए मैंने तो ये रीलॉन्च होने वाला है, पहले भी उनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम था, अब ये फाइनली एक रीलॉन्च हो रहा है ना। जो एनालिस्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि मे बी नियर टर्म में तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, नियर टर्म में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है जोमेटो के लिए, क्योंकि ये लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो जो प्राइसेस है, प्राइसिंग पावर है, प्राइसिंग डिसिप्लिन है, उसको थोड़ा हर्ट कर सकता है ओवरऑल इंडस्ट्री में। उसके अलावा उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी थोड़ी नियर टर्म में तो इम्प्रूव हो रही थी उनकी प्रॉफिट्स, वहाँ पे थोड़ी तकलीफ आ सकती है नियर टर्म में। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी एक फैक्टर है जो वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसके अलावा ये यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे कैनिबलाइजेशन होते हैं वॉल्यूम्स की, तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट रेवेन्यू पे भी होता है हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो इसके लिए ये एक प्रॉब्लम भी है कि रेवेन्यू के साथ मुनाफे पे भी एक्चुअली असर संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और अगर थोड़े तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इसमें कि येस लॉयल्टी प्रोग्राम है तो जो गुड कस्टमर्स है वो रिटेंशन रेशियो बढ़ जाती है, वो रहेंगे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। देखिए अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जोमेटो की जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो रेट है क्या है 149 है जोमेटो के लिए, वाइल 399 है स्विगी के लिए। तो काफ़ी लोअर है प्राइसिंग जोमेटो और स्विगी की कंपैरिजन करें 3 मंथ की प्राइसिंग के लिए। तो ये लॉयल्टी प्रोग्राम श्योरली अट्रैक्टिव है कस्टमर्स के लिए भी। उसके अलावा मार्केट शेयर गेन भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ये ड्राइव भी करेगा वॉल्यूम ग्रोथ जोमेटो के लिए। तो श्योरली ये इंटरेस्टिंग एक प्ले तो आया हुआ है और रेट तो काफ़ी कम है स्विगी से कंपेयर करें तो। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो इस स्कीम से जैसा कि जाहिर है लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर्स तो कंपनी के बढ़ जाएंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसिंग पर कंपनी के प्रेशर आएगा और ऑलरेडी ये मुश्किलों से गुजर रही है, कंपनी कोशिश कर रही है मुनाफे में आने की। तो कैश फ्लो एक बड़ी दिक्कत रही है जोमेटो के लिए और आगे भी उससे जूझती रहेगी ऐसा लग रहा है ब्रोकरेज हाउसेस को। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज शेयर में करीब 7-8% के आसपास की फिलहाल गिरावट है, थोड़ी सी रिकवरी के बाद ये हम देख रहे हैं। तो जोमेटो पर हमने पूरी चर्चा भी कर ली। आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी नमस्कार। सर पूछिए क्या जाना है आपको? सर मेरे पास बिरला सन एमसी के 40 शेयर हैं 712 के भाव से और अभी 442 से चल रहा है, और ट्राइडेंट के 5000 शेयर 51 पे बाइंग है। तो इसमें क्या करें, होल्ड करें, निकल जाए, एवरेज करें? दुख की बात है कि आपके दोनों ही जो शेयर हैं आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। ट्राइडेंट 2021 का सुपरस्टार 2022 में फ्लॉप हुआ। अब एएमसी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां इन्होंने रिटर्न कमा के नहीं दिए 2022 में, और ये स्टोरी अक्रॉस द बोर्ड रही है। ट्राइडेंट पर स्नेहा आप व्यू दीजिए। हमने देखा था कि ये शेयर 65-70 की रेंज में गया था और उसको दरअसल सरकार की पीएलआई स्कीम का भी सपोर्ट मिला था, लेकिन और लगातार हमने इसमें अपर सर्किट देखे थे। लास्ट ईयर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ, 30 रुपए के आसपास ये शेयर आ गया और अभी भी उसी के आसपास ही है। आप इसमें रिकवरी कब देखेंगे और कौन सा वो लेवल क्रूशियल होगा जिसके बाद आप ब्रेकआउट की उम्मीद करेंगी? अगर आप देखें तो अच्छा करेक्ट हो गया है। उसके बाद अगर आप इसके वीकली चार्ट में देखें तो 89 EMA के आसपास एक सपोर्ट था जो कि उसने ब्रीच किया, और अभी मुझे लगता है कि वही लेवल्स एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। सो दैट इज अराउंड आप 35, ये जोन इज इम्पोर्टेंट टू वॉच आउट। अगर वो 35-37 के ऊपर जब भी सस्टेन करता है, उसके ऊपर की मूव आती है, तो थोड़ा सा रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा सा और प्रेशर होके काउंटर नियरली 30 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, जो 2-3 टाइम आप देखें तो 30-31 के आसपास से ही रिकवर हुआ है। तो ऑन द लोअर साइड 31 विल बी द इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच आउट, ऑन द हायर साइड 37। सो ये लेवल्स आप वॉच करें। जब भी कोई भी लेवल्स ब्रीच होता है तो अकॉर्डिंगली आप अगर नीचे जाता है तो एग्जिट कर लें, अपसाइड में 37 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा आप वहाँ पे एवरेजिंग भी करना चाहें तो आप देख सकते हो। ठीक है, ट्राइडेंट पर ये भी हो, लेकिन आशीष जी आदित्य बिरला सन लाइफ 712 पर लिया और हमने देखे कि छोटे मोटे बाउंस आए लेकिन वो सस्टेन नहीं करे और शेयर लगातार ये गिरता गया और अब ये 400 रुपए के 450 रुपए के नीचे का शेयर है। आपको इसमें उम्मीद है? हालांकि ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ एसआईपी के नंबर्स आते हैं कि एसआईपी करने वालों की संख्या बढ़ रही है, एसआईपी के जरिए रकम ज़्यादा आ रही है, और दूसरी तरफ स्टॉक्स का ये प्रदर्शन, क्या कहानी है सर ये पूरी?
अच्छा, इससे पहले मैं जोमेटो पे एक जो बात कर रहे थे हम जी। गोल्ड का, उसके बारे में और ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक ये बड़ा रीजन बन गया है मार्केट स्टॉक के फॉल का। अब जोमेटो गोल्ड 149 रुपए का जो मेंबरशिप है उसमें आप डिलीवरी फ्री कर दे रहे हैं, तो जहां पे 50 से 70 रुपए आपको पर ऑर्डर जोमेटो को मिलता था, अब वो घर से देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो डिलीवरीज हैं उस पे 30% डिस्काउंट फ्लैट, और जो इन डाइनिंग है उस पे 40% तक डिस्काउंट ये कार्ड ऑफर करेगा। तो रिटेल जो जो अल्टीमेटली यूजर्स की चांदी पे चांदी है, बट जो अल्टीमेटली कंपनी को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जोमेटो तो इन पे इफेक्ट इस कार्ड के जो अट्रैक्टिव बनाने के तो सही चक्कर पॉइंट में आपने और उठाया कैश है। बर्नआउट बढ़ जाएगा। जी तो ये Absolutely. बात मेरा बताना रह गया था, तो मैंने सोचा मैं ऐड कर दूं। बिल्कुल सर। आदित्य बिरला सन लाइफ पर व्यू दीजिए सर अपना। जी, आदित्य बिरला सन लाइफ, आप इशू ये है कि यदि आप देखें कि FY22 से FY23 में इस कंपनी में जो ग्रोथ है वो खत्म हो गई। यदि लास्ट ईयर का उनका मुनाफा करीब 650 करोड़ के आसपास का था, अब 6 महीने का जो मुनाफा है वो करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास है। तो वर्चुअली अब कोई इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और वही रीजन है कि जो स्टॉक है उसमें से कंटिन्यूस हमने जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक है उनकी एग्जिट आती हुई देखी है। तो मैं आपको एक दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ, जो आदित्य बिरला आप सन लाइफ इंश्योरेंस बेच के वहां निवेश करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, वो है महिंद्रा CIE। ये कंपनी है जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और जितने भी आप इंजन के और इलेक्ट्रिकल असेंबली के पार्ट्स देखते हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो, ईवीज हो, सभी पार्ट्स में ये लीडर है। और ऐसा नहीं, सिर्फ इंडिया में, ग्लोबल CIE के साथ जो उसका टाई अप है उसका बेनिफिट मिल रहा है। और मेरा मानना है जितना उसका पिछले साल का मुनाफा था, वो मुनाफा उन्होंने उससे ज्यादा 6 महीनों में ऑलरेडी अर्न कर लिया है, और अगला 6 महीना भी काफी बेहतरीन महिंद्रा CIE का रहेगा जो उनकी ऑर्डर बुक है। तो इस स्टॉक में आप निवेश करेंगे तो मेरा लक्ष्य रहेगा कि 500 से 525 का टारगेट अगले 1 साल में आपको यहाँ मिल जाएगा, जबकि मैं आदित्य बिरला सन लाइफ में मुझे कोई स्टॉक में मीनिंगफुल गेन नजर नहीं आता। ठीक है, बेहतर स्ट्रेटजी है, वहां से निकल जाइए। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC से और महिंद्रा CIE में 550 रुपये, यानी कि यहाँ से साल 1.5 साल में 30 से 40% की गेंस आएंगी, जो कि शेयर मार्केट में बहुत ही आकर्षक कहे जाते हैं। चलिए शो को यहाँ पर अब समेटेंगे हम। आशीष जी और स्नेहा जी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन जाने से पहले बाजार का एक चेक लेंगे। बाजार में करेक्शन और डीप हो गया है, 17,900 के नीचे फिसल गया है निफ्टी। करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में हो गई है, और निफ्टी बैंक जो 42,000 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब नहीं हो पाया। 41,600 के स्तर पर अब ट्रेड कर रहा है। 1000 अंकों से ज्यादा गिरावट है, इनफैक्ट 1100 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। और बैंकिंग स्टॉक्स में जो कार्नेज है, जो दिक्कत है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। SBI है 4.5% नीचे। दिग्गज प्राइवेट बैंक जो हैं, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है, और यही वजह है कि हम निफ्टी पर भी हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। और निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक सभी के सभी आज लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और जो मार्केट ब्रेथ है वो और कमजोर होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है और चढ़ने वाले शेयरों की संख्या कम होती जा रही है। 384 शेयर है हरे निशान में, और उसके मुकाबले 1650 शेयर इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो आज जनवरी सीरीज की एक्सपायरी है, बजट से पहले आखिरी एक्सपायरी, इसलिए भी बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पर आगे हम आपके लिए बड़े एक्सपर्ट्स की पोल लेकर आएंगे कि उनका क्या व्यू है, किन स्तरों के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी होने वाली है। और FNO वाला शो बेहद खास होने वाला है, FNO जंक्शन, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको गाइड करेंगे कि आज आपको कहां पर मौके मिलेंगे और अगली सीरीज के लिए आपको क्या रणनीति बनानी है। एक छोटा सा ब्रेक